हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। और यदि आप हमारे व्यूअर्स हैं, इस वीडियो लेक्चर को आप हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड किए थे उनको आप देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी पहले ही इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। और पार्ट 1 में हमने ऑक्सिन हार्मोन्स के बारे में डिटेल में स्टडी की थी। आज के इस पार्ट 2 लेक्चर में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के हम बात करेंगे जिब्रेलिन्स या जिब्रेलिक एसिड के बारे में। तो उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करेंगे जिससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को। लेकिन उन व्यूवर्स से जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो लेक्चर इस चैनल पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन उन्हें आसानी से प्राप्त हो सके। आइए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे जिब्रेलिन्स या जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी यानी खोज के बारे में। तो इसकी खोज की थी एक जापानी वैज्ञानिक थे, जापानीज साइंटिस्ट थे कुरासावा ने 1926 में 1926 में इसको डिस्कवर किया था, इसकी खोज की थी। और ये जो इन्होंने खोज की थी धान के खेत में, इन्होंने देखा कि कुछ पौधे जो है आपका उनकी लंबाई थोड़ा ज़्यादा हो गई है, मतलब पौधे लंबे हो गए हैं। पत्तियों को देखा तो पत्तियों का भी आपका इनकी जो पत्तियों का जो शेप था वो भी थोड़ा सा लंबी हो गई हैं पत्तियाँ, और पत्तियों का कलर पीला हो गया है। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ चेंजेस देखे एक फील्ड में, पैडी का फील्ड था, और इन्होंने देखा कि ऐसी कंडीशंस होने पर पौधे लंबे हो जाते हैं, पत्तियों की लंबाई भी जो आपकी बढ़ जाती है, पत्तियों का कलर पीला हो जाता है। और इन सब कंडीशंस में पौधों में जो दाने होते हैं यानी आपका ग्रेन फॉर्मेशन जो प्रोसेस होती है, यानी पेनिकल्स की जो साइज होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, दाने कम बनते हैं। इस रोग को इन्होंने बकाने रोग कहा है। इसे इन्होंने एक डिजीज़ का नाम दिया, इसे बकाने डिजीज़ कहा। और बाद में इसे फुलिश सीडलिंग डिजीज़ कहा गया है। बाद में इसे फुलिश सीडलिंग डिजीज़ कहा गया है, फुलिश सीडलिंग डिजीज़ का नाम दिया गया। फिर से समझते हैं एक बार कि इसकी डिस्कवरी की थी जापानी वैज्ञानिक कुरासावा ने 1926 में। धान के खेत में इन्होंने देखा कि कुछ मतलब जो नॉर्मल पौधों से हट करके कुछ ऐसे पौधे थे जिनकी लंबाई कुछ ज़्यादा थी, इनकी पत्तियां भी लंबी हो गई थी और पत्तियों का कलर जो है आपका पीला हो गया था। ऐसे पौधों में जिनमें ये चेंजमेंट देखे गए थे उनमें जो है दाने जो है आपका यानी इनके ग्रेन फॉर्मेशन जो प्रोसेस थी वो कम हुई थी। और इसे इन्होंने एक डिजीज़ का नाम दिया। इसे इन्होंने बताया कि ये बकाने रोग है, बकाने डिजीज़ का नाम दिया, या इसे फुलिश सीडलिंग डिजीज़ का नाम भी दिया गया। आइए आगे जानते हैं। यह जो रोग था, डिजीज़ था, इसका पैथोजन से नहीं रोगजनक के बारे में जब जानकारी प्राप्त हुई तो बताया कि यह एक कवक है, जिब्रेला फ्यूजिकुराई। जिब्रेला फ्यूजिकुराई इस पैथोजन से या इस फंगस के द्वारा जो है यह रोग होता है, बकाने डिजीज़ या जिसे फुलिश सीडलिंग डिजीज़ कहते हैं। और इसी जिब्रेला फ्यूजिकुराई को ये आपका पैथोजन से जो फंगस है, बाद में इसका नाम चेंज करके फ्यूजेरियम मोनेलिफोरी, ठीक है, क्या नाम रखा गया इसे, इसका नाम रख दिया गया फ्यूजेरियम मोनेलिफोर्मी, ठीक है। इसका नाम रखा गया फ्यूजेरियम। ये फ्यूजेरियम आपका जो जीनस है उससे रिलेटेड है, उसका स्पीशीज है आपका मोनेलिफोर्मी। तो इस तरीके से जिब्रेला फ्यूजिकुराई इसका नाम बाद में चेंज करके, या अब इस समय वर्तमान समय इसको फ्यूजेरियम मोनेलिफोर्मी के नाम से जाना जाता है। आइए आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड या इससे संबंधित कुछ हम जानकारी लेते हैं। तो 1938 में 1938 में याबुता और सुमिकी, ठीक है, ये दो वैज्ञानिक थे, याबुता और सुमिकी ने इसका क्या किया कि इसका क्रिस्टलाइजेशन किया, इसका क्रिस्टलीकरण किया। तो इसे क्रिस्टल के रूप में आइसोलेट किया, अलग किया, ठीक है, मतलब एबायोटिक फेज में कह सकते हैं कि, या एबायोटिक क्या बोलेंगे इसको, मतलब आजीवित अवस्था में इसको परिवर्तित किया। जैसे एक जो क्रिस्टल जो होते हैं, जो आपका क्रिस्टलीकरण जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है, ये बायोटिक में होती नहीं है, तो उसको एबायोटिक फैक्टर की तरह इसको जो है यूज किया, मतलब इसका क्रिस्टलाइजेशन किया। याबुता और सुमिकी ने कौन सी ईयर था, तो ईयर को याद रखिएगा 1938 1938 की बात है। याबुता और सुमिकी ने इसका क्रिस्टलाइजेशन किया, इसका क्रिस्टलीकरण किया। आगे बात करें तो अब तक लगभग 135 से अधिक जिब्रेलिक एसिड ज्ञात किए जा चुके हैं, ठीक है। और इनमें से जो प्रमुख हैं आपका GA1, आपका GA2 और GA3। तो GA3 या GA2 इनका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। GA2 ज़्यादातर आप देखने को मिलता होगा आपको। तो अभी तक इनकी संख्या की हम बात करें तो 135 से ज़्यादा जिब्रेलिक एसिड खोजे जा चुके हैं, और इनमें से इनके कुछ नाम दिए गए हैं, GA1, GA2, GA3, इस टाइप से इनके नाम दिए गए हैं। अगला पॉइंट देखें तो क्रॉस और मैकमिलन ने 1961 में
जिब्रेलिन की संरचना यानी इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया है कि इसकी जो आपका जिब्रेलिन है इसकी संरचना इस तरीके से होती है, और साथ उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बात की क्रॉस और मैकमिलन ने 1961 में 1961 में क्रॉस और मैकमिलन ने जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी आणविक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की। आइए अब हम बात करते हैं जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में, कुछ इसके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट फंक्शन है वो है इलॉन्गेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट्स, ठीक है। तो जो आनुवांशिक रूप से बौने पौधे हैं तो उनको इलॉन्गेट करना, ठीक है। इलॉन्गेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट मतलब जिनकी हाइट कम होती है ऐसे पौधे जो वास्तविक आनुवांशिक जेनेटिकली फॉर्म में या कह सकते हैं आनुवांशिक रूप से यानी जनरेशन बाई जनरेशन जो छोटे साइज के ही होते हैं तो उनको इलांगेट कर सकते हैं, उनकी लंबाई को बढ़ा सकते हैं। तो इसका कुछ प्रयोग किया गया, जैसे मटर में किया गया, बाकला में किया गया और मक्का मेज़ में किया गया। इन सारी क्रॉप्स में इसका प्रयोग किया गया और देखा कि जिब्रेलिन को जब इसमें जिब्रेलिन के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो इलांगेट हो जाती हैं, अर्थात कोशिकाओं में दीर्घन होता है और दीर्घन की वजह से ये इनकी हाइट बढ़ जाती है, अर्थात इनकी ऊंचाई बढ़ जाती है। लेकिन ये वंशागत नहीं होता है, ये हेरिटेबल नहीं होता है, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होता है, ये उस इंडिविजुअल के लाइफ टाइम तक ही सीमित रहता है। जिस पर हम इसको ट्रीट करेंगे वो उसकी लंबाई को बढ़ा देगा, लेकिन फिर जब उससे सीड प्राप्त होगा तो उस सीड में वो करेक्टर नहीं होगा कि जो हम पौधा हमको नेक्स्ट जनरेशन में प्राप्त होगा उसकी हाइट ऑलरेडी बढ़ी हुई मिले, तो ऐसी कंडीशन नहीं पाई जाती है। अर्थात ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होने वाला जैसे करेक्टर नहीं होता, वंशागत नहीं होता। अगला दूसरा हम इसका फंक्शन समझते हैं। तो दूसरा इसका फंक्शन है पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है यानी फ्रूट का फॉर्मेशन हो, मतलब ऐसे फ्रूट्स जो बिना निषेचन के जिनका फॉर्मेशन हो जाता है। फ्रूट क्या, सीड की बात करेंगे तो सीड बिना निषेचन हो जाता है, या कह सकते हैं कि जब फ्रूट्स यानी जो हमारा फल है वो सीडलेस होता है, तो ऐसे हम कंडीशंस को, फ्रूट्स के ऐसी कंडीशन को पार्थेनोकार्पी कहते हैं। तो हम जिब्रेलिन का प्रयोग करते हैं। तो जिब्रेलिन के प्रयोग से कुछ पौधों में अनिषेक फलन द्वारा सीडलेस फ्रूट्स का निर्माण किया जाता है, जैसे कि आपका एप्पल हो गया और टोमेटो हो गया, पियर हो गया और ग्रेप्स हो गया। ये कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ फल हैं जिनका प्रयोग, जिनमें जो है आपका जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है और उनको सीडलेस बना लिया जाता है, ठीक है। अगला फंक्शन देखते हैं ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। तो डॉर्मेंसी को तोड़ने का भी काम ये करता है। तो जिब्रेलिन के प्रयोग से आलू जो है आपका, जो पोटैटो है, उसके जो ट्यूबर्स होते हैं, ठीक है, उसके जो कंद होते हैं विंटर बड्स से, उसकी ये प्रसुप्ति को दूर कर देता है, ठीक है। विंटर बड्स यानी आपका देखते हैं आलू में जो बड्स निकल आती हैं तो उसको अगर इसको ट्रीट कर दिया जाता है जिब्रेलिक एसिड से तो उसकी डॉर्मेंसी को ये तोड़ देता है, ठीक है। उसकी डॉर्मेंसी को या उसकी प्रसुप्ति को दूर कर देता है। तो ये स्पेशली आपको इसको पोटैटो के बारे में बता रहा है कि पोटैटो में हम विंटर बड्स की डॉर्मेंसी को तोड़ने का ये काम करता है। आगे चलें सीड जर्मिनेशन। नेक्स्ट अगला हम फंक्शंस को कवर करते हैं। सीड जर्मिनेशन, तो बीजों के अंकुरण में भी ये काम आता है। तो जो जिब्रेलिन होता है ये क्या करता है, ये अल्फ़ा एमाइलेज नामक एक एंजाइम का फॉर्मेशन कर देता है। एक अल्फ़ा एमाइलेज एक एंजाइम सिंथेसिस करता है जिब्रेलिन। तो अल्फ़ा एमाइलेज नामक एंजाइम के संश्लेषण को बढ़ा देता है और जिससे क्या होता है, भ्रूण पोषणी जो एंडोस्पर्म है और जो बीज पत्र यानी कॉटिलेडन्स में उपस्थित खाद्य पदार्थों के जल अपघटन से शर्करा का निर्माण हो जाता है। इनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, इनका जल अपघटन होता है और शुगर का फॉर्मेशन होता है जो कि आपको प्रमोट करता है सीड जर्मिनेशन को, ठीक है। तो अल्फ़ा एमाइलेज नामक एंजाइम का संश्लेषण को बढ़ाता है और ये अल्फ़ा एमाइलेज जो एंजाइम है ये एंडोस्पर्म और जो कॉटिलेडन्स होते हैं, बीज पत्र होते हैं, उनमें उपस्थित जो भी फूड मटेरियल्स होते हैं उसको हाइड्रोलिसिस कर देता है, उसका जल अपघटन कर देता है और जिससे कि शुगर यानी शर्करा का फॉर्मेशन होता है जो कि आपके सीड जनरेशन को प्रमोट करता है। और भी कुछ इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे आपका सब्स्टिट्यूशन फॉर कोल्ड ट्रीटमेंट्स, ठीक है, या इफेक्ट ऑन फ्लावरिंग यानी आपका फ्लावरिंग पर भी इफेक्ट डालता है। डिले इन सेंसस यानी आपका लंबे समय तक पौधे को मतलब उसकी एज को बनाए रखता है। या स्टेम इलॉन्गेशन, जैसे कि आपका शुगर केन में किया जाता है, गन्ने में जो है, गन्ने यानी शुगर केन में इसके स्टेम को इलॉन्गेट कर देता है, तने की लंबाई को बढ़ा देता है। तो ये कुछ अदर फंक्शन हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो केवल यहाँ पर केवल इनको नाम कवर कर लिया गया है। तो सब्स्टिट्यूशन फॉर कोल्ड ट्रीटमेंट, इफेक्ट ऑन फ्लावरिंग यानी पुष्पन पर इसका कुछ प्रभाव होता है। डिले इन सेंसस यानी एज को बढ़ा देता है, लंबे समय तक उसको जो है सेंसस में रखता है। और आपका स्टेम इलॉन्गेशन यानी आपका तने की लंबाई को भी, यानी तने का दीर्घन भी उसको दीर्घ कर देता है, उसकी लंबाई को बढ़ा देता है। अब हम यहाँ पर कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपका जिब्रेलिक एसिड से रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज़ जिब्रेलिक एसिड यूज फॉर, मतलब जो जिब्रेलिक एसिड है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो जिब्रेलिक एसिड स्टिमुलेट्स बोथ सेल डिवीजन एंड इलॉन्गेशन।
तो जिब्रेलिक एसिड जो होता है आपका सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन और इलांगेशन यानी उसकी लंबाई को बढ़ाना, कोशिका को तो डिवाइड करता ही है, साथ साथ कोशिका की एक को इलांगेट कर देता है, कोशिका की लंबाई को भी बढ़ा देता है। हैज़ बीन यूज्ड टू मैनिपुलेट फ्लावरिंग एंड फ्रूट्स डेवलपमेंट। ये सेल डिवीजन और इलांगेशन के द्वारा जो है फ्लावरिंग यानी पुष्पन को और फ्रूट डेवलपमेंट यानी आपका फलों के विकास को कह सकते हैं कि फलों यानी फ्रूट जो डेवलपमेंट होता है यानी फलों का जो विकास होता है उसको ये बढ़ाता है, उसको मैनिपुलेट करता है, ठीक है, उसको एक प्रकार से प्रमोट करता है। और ये कुछ स्पेशली आपका कुछ हार्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं उनमें ये सारी जो है प्रोसेस की जाती है। तो स्पेशली आपका सेल डिवीजन और सेल इलांगेशन के द्वारा जो है ये फ्लावरिंग और फ्रूट डेवलपमेंट में कुछ हार्टिकल्चर क्रॉप्स में इसका उपयोग किया जाता है जिब्रेलिक एसिड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इस जिब्रेलिक एसिड हार्मफुल टू ह्यूमंस? क्या जिब्रेलिक एसिड जो होता है आपका मानवों के लिए, जो मानव प्रजाति है उसके लिए हानिकारक होता है? तो आंसर है आपका कि जिब्रेलिन्स आर क्लेम टू बी रिलेटिवली हार्मफुल एंड फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन। जो जिब्रेलिक एसिड होते हैं इनको दावा किया जाता है कि ये संभवतः जो है हार्मलेस होते हैं, मतलब हानिकारक नहीं होते हैं, या कह सकते हैं कि इनसे कोई हानि नहीं होती है एनिमल्स को और ह्यूमंस को। फिर भी हाउ एवर एज मैंशनड, जैसा कि दर्शाया जाता है, बताया जाता है कि दे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन वेरियस एनिमल टिश्यूज़। लेकिन जैसा कि बताया जाता है कि जैसा कि बात की जाती है, डिस्कस किया जाता है कि इनका जो है विभिन्न प्रकार के जो जंतु ऊतक होते हैं उन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है, ठीक है। तो यूजुअली माना जाता है कि हार्मलेस होते हैं, फिर भी कुछ टिश्यूज़ होते हैं, कुछ ऊतक होते हैं जिस पर इनका एडवर्स इफेक्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डज जिब्रेलिक एसिड लुक लाइक? जो जिब्रेलिक एसिड होता है ये किसके जैसा दिखता है, मतलब इसका कह सकते हैं फिनोटाइप कैसा होता है, ये इसका अपीयरेंस कैसा होता है, दिखाई कैसे देता है? तो वाइट टू पेल येलो सॉलिड, ठीक है, ये सफ़ेद से लेकर हल्का पीला और सॉलिड यानी आपका ठोस होता है। ये सफ़ेद से लेकर के वाइट टू पेल येलो, पेल येलो यानी आपका हल्का पीला, ठीक है, सफ़ेद से लेकर हल्का पीला सॉलिड है, ठीक है, ठोस है। तो ये आपका इस टाइप से दिखाई देता है, सफ़ेद होता है या फिर आपका हल्का पीला होता है और ये सॉलिड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वेयर आर जिब्रेलिक एसिड फाउंड? जिब्रेलिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है, मतलब जिब्रेलिक एसिड को कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो जिब्रेलिक एसिड को जैसे फंगस से प्राप्त किया गया था, फंगस एक प्रकार की प्लांट कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो जिब्रेलिक एसिड RGA इज़ ए हार्मोन फाउंड इन प्लांट्स एंड जिब्रेलिक एसिड कैन बी फाउंड इन ग्रोइंग प्लांट टिश्यूज़ लाइक सूट, यंग लीव्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। तो इन सब आपका जो है पार्ट्स में, पौधे के इन प्लांट्स में आपका सूट्स यानी आपका जो छोटे तने होते हैं, यंग लीव्स छोटी पत्तियां जो होती हैं, या फिर फ्लावर्स यानी फूलों में, यहाँ पर हम जिब्रेलिक एसिड को प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से इनको प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ जिब्रेलिन? जिब्रेलिन का फार्मूला क्या है? तो इसका ये एक प्रकार का एसिड है, तो इसका फार्मूला है C19H22O6, ठीक है। तो फार्मूला याद रखिएगा, इसका फार्मूला है C19H22O6। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिब्रेलिन से रिलेटेड या जिब्रेलिक एसिड से। अब ये जो फिगर आपको हम दिखाने वाले हैं, इस फिगर में हम बात करेंगे आपके कुछ जिब्रेलिक एसिड जो है आपका जो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स ग्रुप में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक आपका प्रोडक्ट दिखाया गया है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये आपका इकोजिब एल करके दिया गया है, और ऊपर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है जिब्रेलिक एसिड। ये आपका जिब्रेलिक एसिड और इसका कंसंट्रेशन दिया गया है 0.001% इन लीटर, ठीक है। तो बहुत ही कम मात्रा जो है, यहाँ पर भी सेम कंसंट्रेशन है 0.001% लीटर, ठीक है। 1 लीटर में इतना इसका कंसंट्रेशन है। और इसमें इस वाले दूसरे वाले प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट का ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, पौधा विकास सहायक करके लिखा हुआ है, 1000 ml में है ये। और इस प्रोडक्ट का जो है आपका इसका ट्रेड नेम देखिए इसमें क्या लिखा है, तो ये कात्यायनी नाम से ये आता है, और ये इकोजिब एल करके है। अगला देखते हैं, एक और प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाया गया है, प्रोजिब करके ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम है प्रोजिब। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिब्रेलिक एसिड टेक्निकल करके लिखा हुआ है, जिब्रेलिक एसिड टेक्निकल 5 ग्राम का कंसंट्रेशन यानी आपका सॉलिड के रूप में है ये, और ये वाला आपका लिक्विड के रूप में दिया गया है, और ये भी हमें लगता है लिक्विड ही है, इसमें सही से दर्शाया नहीं गया है। तो ये थे कुछ प्रोडक्ट। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर में जो भी चीज़ें आपको समझाई गई हैं, बताई गई हैं, बेहतर तरीके से आपको समझ में आई होंगी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।